So now today we start our topic from the density. Basically density क्या है? Density is the amount of matter within a specific volume. किसी specific volume के अंदर किसी भी मैटर की जो अमाउंट है उसे हम डेंसिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप के पास एक कप है, उस कप के अंदर आपने वाटर पोर किया. जब उस कप के अंदर आपने वाटर पोर किया तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ वाटर आई वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी. ठीक, इसको मैं और आसान करता हूँ. नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर स्पेस इज आल्सो कॉल्ड डेंसिटी. ठीक, और या फिर आप इसको ऐसे ले लें कि हाउ क्लोज टुगेदर द एटम्स आर पैक्ड. तो किसी स्पेसिफाइड वॉल्यूम के अंदर जितनी आप अमाउंट लेंगे, जितनी अमाउंट ऑफ मैटर आ रही होगी उसे उसकी डेंसिटी कहते हैं. अच्छा, डेंसिटी हम अपने हिसाब से उसको जो है वो नहीं कर सकते वेरीफाई. ये जो है वो हमें फिक्स होता है क्योंकि ये रेशियो होता है. बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम का ही रेशियो होता है जो कि फिक्स होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते. हर मैटर का फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है हर मैटर के लिए, वो तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते. मुर्तजा हैदर, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? कीजिए. मुर्तजा हैदर, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे? आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे? नहीं. हैंड रेज किया था आपने. इमरान अब्बास, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो बेटा? आगे आगे आ रहा हूँ. राबिया, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही हो? Yes, sir. जी राबिया, बोलिए. Sir, can you explain the density again? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसे. Thank you. हेलो सर. हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर. तो जिसका जो वॉल्यूम है वो सॉरी, जिसका जो मास है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर ज्यादा होगा उसकी ज्यादा डेंसिटी होगी, और जिसका मास स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी. यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर. राबिया, Yes, sir. ओके. तो जो यूनिट होता है, जी राबिया कुछ कहना चाह रही हैं आप? No, sir. मैंने नहीं सोचा. सर मुझे डेंसिटी और वॉल्यूम अब भी समझ नहीं आया. ठीक है. आप लोगों को मास पता है क्या होता है? Yes. ठीक. Yes. वॉल्यूम पता है क्या होता है?
Yes. ठीक, देखिए मास क्या है, द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर present in an substance is called its mass. और वॉल्यूम क्या है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम, द स्पेस ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक, तो मास अमाउंट ऑफ मैटर है और वॉल्यूम स्पेस है जो मैटर ने ऑक्यूपाई की है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जिससे आप अपना वेट कह रहे हो तो वो आपका मास है। किसी का जो वेट है, फॉर एग्जाम्पल राबिया का वेट है 30 kg, तो ये जो 30 kg आपका वेट है ये बेसिकली आपका मास है। और अभी आप जहाँ बैठे हुए हो और आपने जो स्पेस ऑक्यूपाई की है, फॉर एग्जाम्पल आपने वो स्पेस ऑक्यूपाई की है 50 cm3, तो आपका मास कितने वॉल्यूम में आया, 50 cm3 में आया। तो ये आपकी डेंसिटी शो कर रहा होगा। ठीक, और इसी तरीके से आपकी एक फ्रेंड है, उनका मास है 50 kg और उन्होंने भी इतनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है जितनी आपने ऑक्यूपाई की हुई है। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, आपकी डेंसिटी ज्यादा होगी या आपके फ्रेंड की डेंसिटी ज्यादा होगी? फ्रेंड की। क्योंकि दोनों ने वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई किया है, लेकिन वेट ज्यादा, मास जो है वो आपकी फ्रेंड का ज्यादा है। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर होगा या जितना ज्यादा मास होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर, डेंसिटी उतनी ज्यादा हायर होगी। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, Yes. अब हम सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है। अटक रही है आपकी आवाज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब क्लियर है? जी। यस सर। यस सर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एल्टीट्यूड एंड डेंसिटी। ठीक, देखिए एज एयर प्रेशर डिक्रीजेस डेंसिटी ऑफ एयर आल्सो डिक्रीजेस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके पास फर्स्ट लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर, उसमें आपके पास जो प्रेशर है वो हायर होगा। इसका मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो भी हायर होगी। ठीक, और जैसे जैसे आप ऊपर ट्रेवल करते चले जाओगे वैसे ही वैसे आपके पास डेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी? क्योंकि आपके पास जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो रिड्यूस होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आपके पास एयर प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो आपके पास डेंसिटी भी रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक, यस सर। अच्छा देखिए ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए आप सबको पता है ना ग्रेविटी के बारे में, आप सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस फोर्स की वजह से हम जो है वो जमीन के ऊपर वॉक कर पाते हैं। ये फोर्स सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं लग रही, ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट एयर के ऊपर भी लग रही है। तो जितना जितना आप अर्थ से करीब होगे आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। जितना आप अर्थ से जितना आप अर्थ से दूर जाते जाओगे आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी कम लगती चली जाएगी। तो यही रीजन है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स अर्थ से करीब होते हैं उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रही होती है, और जो मॉलिक्यूल्स अर्थ से दूर होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम लग रही होती है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप अगर इस डायग्राम को जो पिक्चर आपके पास शो हो रही है से आप देखें तो जो डेंसिटी एट सी लेवल है उसमें आपको जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब करीब नजर आ रहे होंगे, जबकि जैसे जैसे आप ऊपर ट्रैवल करते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है वो आपके पास एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर होते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब नहीं हो रही आपके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही है? सर।
जी इमरान अब्बास बोलिए, कोई क्वेश्चन है आपका? Yes, sir. सर मेरे पास नहीं शो हो रही स्क्रीन। इमरान अब्बास बेटा, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, क्योंकि स्क्रीन तो मैंने सबके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, अब अगर किसी के पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो वो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन मैंने सबके साथ शेयर की हुई है, वो सबके पास शेयर हो रही होगी। ओके, तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट। एवापोरेटिव कूलिंग। देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, सबको गर्मी लगती है। जब गर्मी लगती है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो है वो ऐसी जगह पे जाके बैठ जाते हो जहाँ पर हवा आ रही हो। ठीक, अब जब हवा आती है तो क्या होता है कि जो आपको स्वेटिंग हो रही होती है वो एवापोरेट हो जाती है आपकी स्किन से। और कहा, आपकी स्किन से एवापोरेट होने के बाद जो एयर होती है वो अपने साथ उन वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर वहां से मूव हो जाती है। तो जो आपके स्किन के जो वाटर स्किन के ऊपर जो स्वेटिंग ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एवापोरेट कर जाते हैं। तो इसे जो है वो हम कहते हैं एवापोरेटिव कूलिंग। एवापोरेटिव कूलिंग क्या है कि आपको गर्मी लगी, आप जाकर हवा में बैठ गए या आप हवा में खड़े हो गए, उसके बाद आपकी बॉडी से जो वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर गए, दैट इज कॉल्ड एवापोरेटिव कूलिंग। ये हमें एवापोरेटिव कूलिंग मिल रही है, ये एवापोरेटिव कूलिंग। इमरान अब्बास, आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। हलीमा, आप भी क्वेश्चन कर सकती हो। सर मुझे एवोप्रेट समझ नहीं आया, आप एक बार फिर समझा। मैं एवापोरेटिंग दोबारा बता देता हूँ आपको। थैंक यू। अच्छा देखिए, एवापोरेशन का प्रोसेस होता है क्या है बेटा, बेसिकली द एस्केप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। वाटर मॉलिक्यूल्स का एस्केप कर देना सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक, अब हमारी बॉडी से जो एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, हमारी बॉडी को एवापोरेटिव कूलिंग रिक्वायर्ड होती है। जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो स्वेट करना शुरू कर देती है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। तो अब जब हमें स्वेटिंग हो रही है तो उसके बाद हमें अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए एयर रिक्वायर्ड होती है। ठीक, तो इसलिए जो है वो हम एयर के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं
वो हमारी बॉडी से जो ये स्वेटिंग ड्रॉपलेट होते हैं, इन्हें लेकर जो है वो मूव कर जाते हैं। ओके। जी ताहा, पूछिए क्वेश्चन अपना। ताहा, आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। ताहा, आप सर क्वेश्चन आपकी कर आवाज नहीं आ रही। ताहा, आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। ताहा, ओके, आगे मूव करते हैं। लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक, अब जो हमने शुरू में मैंने आपको बताया था, अब उन जो हमारे पास लेयर्स हैं, उन्हें हम जो है वो और डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप लोग वन बाय वन अपने क्वेश्चंस की कर सर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ये यस आ रही है। ताहा, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो बेटा, शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से आपको आवाज नहीं आ रही है। रुकई रुकैया, आपका भी कोई क्वेश्चन था बेटा, आप भी कर सकती हो। इमरान अब्बास, आप कंटिन्यूअसली बेटा हैंड रेज कर रहे हो, लेकिन आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्या क्वेश्चन है आपका? वो सर जो आपने वो पहले वाला टॉपिक समझाया था उससे एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि जब हमें कूलिंग मिलेगी तभी क्या कहते हैं इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। एग्जैक्टली, जब तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा जिसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से लोअर होगा, तब तक आपका जो है वो एवापोरेशन नहीं होगी, आपको कंटिन्यूसली स्वेटिंग होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूम के अंदर हो जहाँ पे फैन नहीं चल रहा, ठीक है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, आपको स्वेटिंग होना शुरू होती है। उसके बाद आप नेक्स्ट रूम में जाते हो जहाँ पे फैन चल रहा होता है, तो फिर आप उस रूम का टेम्परेचर जहां आप थे आपकी बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा, जब भी आपकी बॉडी जो है वो हीट ट्रांसफर करेगी कोल्डर बॉडी को। ठीक, यस, थैंक यू सर। जी जैनब सुहेब। Sir, can you please explain me a topic before evaporating cooling because मेरा नेट चला गया था। ओके ओके, मैं क्लास ओवरव्यू दूंगा ना, तो उसमें मैं दोबारा इसको तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा आपको। ठीक है, अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो लेयर आती है आपकी वो है दैट इज ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अच्छा, ट्रोपोस्फियर क्या है? ट्रोपोस्फियर वेयर वी लिव, ये वो है जहां पर हम रहते हैं। ठीक, अब जाहिर सी बात है आप लोग कहोगे कि रहते तो हमारे सरफेस के ऊपर है, लेकिन ये वो चीज है जहां हमारी मूवमेंट होती है, जहाँ पे हम पैराशूट यूज कर रहे होते हैं, जहाँ हमारे एयरप्लेन्स फ्लाई कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी माउंटेन्स हैं। ठीक, तो ये वो एरिया है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, ये वो लेयर है जहां आपके पास ओजोन प्रोटेक्शन है, या आपकी ओजोन लेयर है जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ये वो आपकी ओजोन लेयर है जो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक,
इससे ऊपर चले जाते हैं हम तो फिर हमारे पास मीजोस्फीयर आ जाती है। मीजोस्फीयर क्या है बेटा? मीजोस्फीयर वो है जहाँ पे आपको स्टार्स नजर आ रहे होते हैं, जहाँ पे जो है वो आपको मतलब ये वो स्फीयर है जहाँ पर आपके जो है वो मिटियोर्स नजर आ रहे होते हैं, स्टार्स नजर आ रहे होते हैं। आपने देखा होगा ना, अक्सर हम कहते हैं टूटता तारा, टूटता तारा। तो वो यस सर। जो टूटता तारा आपको नजर आ रहा होता है, वो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये मीजोस्फीयर है। फिर मीजोस्फीयर से आप और अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो फिर वो हमारे पास है थर्मोस्फीयर। यहाँ पे थर्मोस्फीयर में आपकी सैटेलाइट्स, जो आप सैटेलाइट्स भेजते हैं, जो आपको फीडबैक वगैरह दे रही होती हैं, सारा मॉनिटरिंग वगैरह कर रही होती है, वो सारी सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो आपकी यहाँ लाई करती है थर्मोस्फीयर में। ठीक। स्पेस शटल्स होते हैं, सारी जो दूसरी आपकी चीजें हैं वो यहाँ पर थर्मोस्फीयर में लाई कर रही होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सोस्फीयर पे। ठीक। ये जो एक्सोस्फीयर है, ठीक, ये जो एक्सोस्फीयर है ये बहुत थिन आउटर लेयर होती है। ठीक। AUR ठीक। और ये जो है वो बहुत थिन आउटर लेयर होती है, और यहाँ से जो है वो बिगनिंग होती है हमारी आउटर स्पेस की। ठीक। फिर जब हम इससे बाहर चले जाते हैं तो फिर हम आउटर स्पेस में चले जाते हैं, फिर हम मतलब अपनी स्पेस से बाहर चले जाते हैं, हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल बाहर चले जाते हैं। जब हम एक्सोस्फीयर से बाहर चले जाते हैं, इसका मतलब हम आउटर स्पेस में चले गए, अब हम स्पेस के अंदर हैं। क्लियर? क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, आप लोगों के। ठीक है, जैनब पूछिए बेटा क्वेश्चन अपना। नहीं सर, मेरा सिर्फ वही क्वेश्चन था। ओके, शब्बर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सेकंड वाली लेयर समझ में नहीं आई। स्ट्रेटोस्फेयर। जी जी अच्छा, आपने ओजोन के बारे में सुना हुआ है ना? व्हाट इज जी ओजोन जी लेयर? जी ठीक। ओजोन लेयर जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो जी जो आपकी सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, बेसिकली ये ओजोन लेयर वाली आपकी स्फीयर है। यहाँ पर ओजोन लेयर लाई करती है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। सन। जी। मोहम्मद, आपका भी कोई क्वेश्चन है? आप भी पूछिए बेटा। सर मैं आपसे पूछ रहा था, ये जो सेकंड लास्ट लेयर है थर्मोस्फेयर, इसके अंदर हम्म। सर ये सैटेलाइट से पहले ये ग्रीन ग्रीन क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसे बेटा हम ऑरा कहते हैं। इसकी बात कर रहे हैं ना आप? और जी जी। ये जो है ये हमारे पास, इसे हम कहते हैं ऑरा। अच्छा। हलीमा, आप भी क्वेश्चन कर सकती हो बेटा। सर मुझे थर्ड ईयर समझ नहीं आई। मीजोस्फीयर। जी। अच्छा, आपने जब आप रात में अगर आप देखो स्काई को तो आपको जो है वो टूटता तारा नजर आता होगा, ऐसा है? ओके, अक्सर जी। कहते हैं ना हम, देखो देखो टूटता तारा नजर आ रहा है। तो बेसिकली वो टूटता तारा नहीं होता, वो मीटियोर्स होते हैं। ठीक। अ, बड़े मतलब आप समझ लो, आपने गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी देखी है मूवी? नहीं। अच्छा, आपने देखा होगा कि अक्सर जब स्पेसशिप ट्रैवल कर रहा होता है या आउटर स्पेस दिखा रहे होते हैं तो वहां पर एकदम से बड़े बड़े से रॉक्स आने लगते हैं। जी। तो आप अगर कोई गेम भी खेल रहे हो तो फिर आप उन रॉक से जो है वो बच बच के जा रहे होते हो। बड़े बड़े से रॉक्स जो है वो आपके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, आप उनसे बच बच के जा रहे होते हो। तो ये जो मीसोस्फीयर होती है ना आपकी, ये वो स्फीयर होती है। ओ। ठीक। क्लियर? ओके।
ओके, अब हम अपनी स्फीयर्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ट्रोपोस्फीयर बेसिकली हमारे पास है क्या। ठीक, थिनेस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर, 4 to 5 माइल्स थिक होती है ये। ठीक, 4 to 5 माइल्स जो है वो इसकी थिकनेस होती है। सॉरी जी, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। तो ये जो आपके पास 4 to 12 माइल जो है वो ये थिकनेस होती है इसकी। इसकी जो थिकनेस डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है सीजन पे, टाइम ऑफ द डे पे एंड लैटिट्यूड पे, कि इस वक्त अर्थ की पोजीशन क्या है। जो अर्थ की पोजीशन होती है उसकी पोजीशन के हिसाब से जो है वो इसकी थिकनेस डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, और ये जो लेयर है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर लाई इन दैट एयर। ठीक, ऑलमोस्ट 80% जो अर्थ का मास है ना आपका, वो इस स्फीयर के अंदर लाई करता है, दैट इज ट्रोपोस्फीयर। अच्छा, हाईएस्ट प्रेशर एट लोएस्ट लेवल, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपके पास जो है वो हाईएस्ट प्रेशर होगा इस स्फीयर के अंदर, और जैसे जैसे आप इस स्फीयर से ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे आपके पास प्रेशर जो है वो लोअर होता चला जाएगा। अच्छा, जो वाटर वेपर्स हैं, क्लाउड्स हैं, लाइटनिंग है, जेट स्ट्रीम्स हैं, ठीक, ये सब जो है वो ट्रोपोस्फीयर के अंदर लाई करते हैं, ट्रोपोपॉज से पहले पहले। ठीक, देखिए आपको एक डायग्राम के अंदर एक डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रोपोपॉज। अच्छा, ये ट्रोपोपॉज का मतलब क्या है कि यहाँ पर आकर जो है वो आपकी लेयर पॉज हो रही है।